Hello and welcome back to Top 35 MCQs Mental Health Nursing. Common terms. Most commonly asked questions only by Nurse Concepts Coach. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, ये वाला वीडियो हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट को डील करेगा। इसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रखा है, जिसमें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो सके। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमने एक्सप्लेन किया है और पूरा वीडियो हिंदी में है। ये आपके सारे ही नर्सिंग के रिक्रूटमेंट के क्वेश्चंस के लिए जो है या एग्जाम्स के लिए जो है वो हेल्प करेगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बिकम अनफेमिलियर टू फेमिलियर सिचुएशन इज कॉल्ड। तो एक ऐसी सिचुएशन जो हमें नई लगने लगती है, बट जबकि हमें वो चीजें जो है आती है या ये सब जो है नॉर्मली हमारे साथ जो है होता है, तब भी अगर हमें वो नया लगने लगता है अचानक से, तो उस सिचुएशन को या उस चीज को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है डेजावू, जमाइसवू, डेजा पेंसे या फिर डेजा एटेंडू। और आपका आंसर है जमाइस। तो इसमें जो है पेशेंट जो है उसको वो पूरी सिचुएशन जो है अचानक से नई लगने लगती है, इवन दो ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। तो उस चीज को हम बोलते हैं जमाइसवू। अब इसमें डेजावू जो है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है आपका ये जमाइसवू। तो डेजावू में क्या होता है, इसमें जो भी करंट सिचुएशन है वो ऐसे लगता है कि पहले भी हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं डेजावू। और जमाइसवू उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। अब चलते हैं डेजा पेंसी की तरफ, जिसमें जो है ऐसे लगने लगता है कि ये जो थॉट है, यानी कि ये जो भी उनके दिमाग में अभी थॉट आया है, वो जो है उस सिचुएशन के रिलेटेड पहले हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा पूरा जो इम्पोर्टेंट ये रहेगा वो है कि थॉट जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब हमने ये ऑलरेडी ये सोच रखा है कि ऐसा होने वाला है, या फिर ऐसा हमें लगता है कि ये जो है हमारे सपने में आ चुका है। फिर आते हैं डेजा एंटेंडू, जिसका मतलब होता है कि हमने यही जो आवाज ये जो है या साउंड जो है इससे पहले सुनी हुई है। तो ये जो है ये कॉमन टर्म्स है आपके साइकेट्री में, जो ये क्वेश्चन आते भी है कि डेजावू का मतलब क्या है या जमाइसवू का मतलब क्या है। तो इनको हमेशा ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 25-year-old woman complains of intense depressed mood for the last 6 months. She also reports of inability to enjoy previously pleasurable activities. This symptom is known as। तो एक वुमन है 25 साल की, जिनको बहुत टाइम से जो है इंटेंस डिप्रेस मूड रहता है। अब उनको जो है इनएबिलिटी टू एंजॉय प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, यानी कि जिन भी कामों में उनको मजा आता था अब उनमें उसको या उनको मजा नहीं आता। तो इस सिम्टम को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एनीडोनिया, एवोल्यूशन, एपथी, एप्रेक्सिया। और आंसर है एनीडोनिया। एनीडोनिया जो होता है उसमें जो है आपको इनएबिलिटी टू फील प्लेजर रहता है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती है जिसमें मजा आता है, अब वही एक्टिविटी जो है उसमें मजा नहीं आता। एवोल्यूशन का मतलब होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, एपथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, और एप्रेक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इनिशिएटिंग लर्न मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट हमें पहले आते थे अब वो आप भूल चुके हो, तो उसको हम बोलते हैं एप्रेक्सिया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient feeling pain in his amputated limb, even though the limb is not attached to the body, is an example of। तो एक पेशेंट है जिनको जो है लिम्ब जो है वो एम्प्यूट किया हुआ है, और उसी लिम्ब में जहाँ पर अभी लिम्ब है नहीं, उस जगह पर जो है पेशेंट को पेन हो रहा है। तो ये जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शंस है इल्यूजन, सूडो हेलुसिनेशन, फैंटम लिम्ब, या फिर ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। और आंसर है फैंटम लिम्ब। फैंटम पेन या फैंटम लिम्ब जो है ये वो कंडीशन है जिसमें जब भी पेशेंट जो है जब भी जिनका एम्पुटेशन हो जाता है पैरों का, तो जहां पर पैर था उस जगह पर उस पेशेंट को जो है पेन होता है, जबकि वहां पर जो है पेशेंट का वो पैर जो है वो उस बॉडी को अटैच्ड भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं फैंटम पेन। अब ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन जो है ये विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें पेशेंट जो है अपने ही आप को देखता है या अपने ही एक डुप्लीकेट को देखता है जो कि कुछ कर रहा होता है, तो उसको अपने हेलुसिनेशन में एक अपने जैसा इंसान दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sudden temporary episode of memory loss, often accompanied by confusion, is known as। तो एक पेशेंट है जिनको अचानक से मेमोरी लॉस हो चुका है और कंफ्यूजन हो चुका है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एमनेसिया, फ्यूग स्टेट, डीपर्सनलाइजेशन, या फिर डीरियलाइजेशन। और आंसर है फ्यूग स्टेट। फ्यूग स्टेट ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को जो है टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है, जिस वजह से वो पेशेंट जो है वो अचानक से कहीं पर भी चला जाता है, और इस वजह से उनको उसी टाइम पर पेशेंट को एमनेसिया यानी कि मेमोरी लॉस भी रहेगी, और वो भूल जाएंगे अपनी आइडेंटिटी को या और अपने पास्ट को, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूग स्टेट। अब एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि पेशेंट जो है उसे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा है, या उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो कहीं और से जो है काम कर रहे हैं, या उनको ये नहीं रियलाइज होता कि उनके बॉडी कैसे काम करती है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने बॉडी से बाहर होकर सब कुछ कर रहे हैं। फिर आता है डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि पेशेंट जो है उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी जो सराउंडिंग एरिया है वो अनरियल है, यानी कि वो वास्तविक नहीं है, सब कुछ जो है एक भूल भुलैया सा लगने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं डी रियलाइजेशन। तो ये टर्म्स भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन टर्म्स को हमेशा याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैन गो सिंड्रोम इज सीन इन। तो वैन गो सिंड्रोम कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस है मेनिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर ओसीडी। और आंसर है स्किज़ोफ्रेनिया। वैन गो सिंड्रोम जो है ये एक ऐसा सिंड्रोम है या एक ऐसे टर्म डिस्क्राइब करता है जिसमें सेल्फ म्यूटिलेशन यानी कि अपने आप को ही जो हम हार्म करते हैं, तो उसको जो कहते हैं, या सेल्फ हार्म जिसे कहते हैं, उसके लिए ये टर्म जो है वो बनाया गया है।
तो इस टर्म का मतलब होता है, या इस टर्म को जो है वैन गो सिंड्रोम कहते हैं, जो सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। तो इसमें पेशेंट जो है अपने आप को सीवियरली हार्म करता है, रिपीटेटिवली हार्म करता है, और ये इसलिए करता है क्योंकि पेशेंट जो है उसको साइकोसिस हो रखा होता है। तो इस टर्म को हम बोलेंगे वैन गो सिंड्रोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Omega sign and Veragutt's fold is seen in. So ओमेगा साइन और ये वेरागुट फोल्ड जो है ये कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन। और आपका आंसर है डिप्रेशन। वेरागुट और ओमेगा साइन ये दोनों ही डिप्रेशन के लिए साइंस है, या उसके फिजिकल सिम्टम्स है। ओमेगा साइन यानी ये जो हमारा इस तरह से ओमेगा का साइन होता है, ये ओमेगा ग्रीक लेटर है। तो इस तरह का जो है जब माथे पर व्रिंकल पैटर्न बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओमेगा साइन। उसी जगह पर वेरागुट फोल्ड जो है ये आपके अपर आईलिड जो है उसमें एक फोल्ड की तरह हो जाता है, और इसको हम बोलेंगे वेरागत फोल्ड। तो ये जो वेरागत फोल्ड जो है वो आपके आई से रिलेटेड है, जबकि ओमेगा साइन जो है वो आपके फोरहेड से रिलेटेड है। दोनों भी इसलिए होते हैं क्योंकि पेशेंट जो है हमेशा जो है स्ट्रेस में रहता है। तो स्ट्रेस के वजह से जो है अचानक से पेशेंट जो है वो ये आपके फोल्ड और आपका ये जो साइन है वो तैयार हो जाता है उस पेशेंट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient who believes that their thoughts are being removed by an external force is experiencing। तो इसमें एक पेशेंट है जिनको ये लगता है कि उनके जो थॉट्स है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिमूव कर रहा है। तो इस कंडीशन या एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है थॉट विथड्रॉवल, हेलुसिनेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग या थॉट इंसर्शन। और आंसर है थॉट विड्रॉवल। तो ये जो कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है वो है आपका थॉट विड्रॉवल। ये एक तरह से डिल्यूजन होता है कि कोई बाहर के जो भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है, जैसे एलियंस या फिर घोस्ट या फिर कोई भूत प्रेत या आत्मा, ये जो है आपके थॉट्स जो है वो निकाल रही है। इसमें कभी कभार किसी थिंग का भी जिक्र हो सकता है, जैसे कि आपका टीवी जो है वो आपके थॉट्स निकाल रहे हैं, या फोन जो है वो आपके थॉट्स निकाल रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं थॉट विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब होता है निकालना या बाहर ये करना, ड्रॉ करना। तो उसको हम बोलते हैं थॉट विड्रॉवल। हेलुसिनेशन भ्रम को कहते हैं। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में जो है थॉट जो है वो बाहर के या सबको दिखाई देता है, इसे हम थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और थॉट इंसर्शन जो है इसमें हम ये बोलते हैं कि कोई और जो है वो हमारे अंदर थॉट जो है वो इंसर्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं थॉट इंसर्शन। तो ये डिफरेंट टर्म्स है जिसको आपको बाय हार्ट करना जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A schizophrenia patient is speaking in a disorganized, incoherent manner with no logical structure, making it difficult to understand him. The patient is said to suffer from a thought disorder called। एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट है जो बोल रहा है वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड और इनकोहेरेंट, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं बनता, इस मैनर में बोल रहा है। उस जो भी वो पेशेंट बोल रहा है उसका कोई लॉजिक भी नहीं बन रहा है, और इसी वजह से जो है पेशेंट की बातें जो है वो समझ में नहीं आ रही। अब ये जो पेशेंट है वो कौन से थॉट डिसऑर्डर से सफर कर रहा है? आपके ऑप्शंस है थॉट विड्रॉवल, वर्ड सैलड, कैटालेप्सी या फिर फ्लैट इफेक्ट।
और आंसर है वर्ड सैलेड। तो ये जो पेशेंट है वो आपके वर्ड सैलेड से सफ़र कर रहा है। वर्ड सैलेड का मतलब बस यही होता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, बट उसका कोई भी एक दूसरे से कोई एसोसिएशन नहीं होता, और इसमें जो है पेशेंट जस्ट वर्ड्स बोलते रहता है, कोई उसका मतलब नहीं बनता। अब थॉट विड्रॉवल जो है, इसमें थॉट जो है वो बाहर निकाल रहे हैं कोई और, ऐसा लगता है, तो उसको हम थॉट विड्रॉवल बोलते हैं। कैटेलेप्सी का मतलब होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है उसको लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। तो मसल्स में लॉस ऑफ सेंसेशन होने के वजह से जो है पेशेंट रिजिड हो जाता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है। अब इसमें पेशेंट को हम जो भी पोजीशन देंगे वो पोजीशन मेंटेन करेगा, चाहे वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो या ना हो। तो इसी वजह से इसको हम कैटालेप्सी बोलते हैं, और ये सिजोफ्रेनिया में बहुत ही कॉमन कंडीशन भी है। फिर आते हैं फ्लैट इफेक्ट, जिसमें इमोशंस जो है या एक्सप्रेशंस जो है वो बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन हिट्स हिज नेबर, next day, he feels that police are behind him and his brain is being controlled by radio waves. What is the diagnosis? So एक पेशेंट है जिनको जो है जिन्होंने किसी नेबर को मारा है, और अब उनको लगता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, और उनका जो ब्रेन है वो कोई रेडियो वेव से कंट्रोल कर रहा है। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है थॉट इंसर्शन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पैसिविटी फीलिंग, या फिर एपैथी। और आंसर है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पेशेंट जो है परसिक्यूट करता है। परसिक्यूट करने के का मतलब जो है वो होता है किसी और पर ब्लेम करना, या किसी को भी, या ये सोचना कि कोई उसके पीछे पड़ा है, कोई उसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको जो है, उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ को हम बोलते हैं परसिक्यूशन। तो ये जो है ये एक तरह का डिल्यूजन होता है, जो बहुत कॉमनली आपने सिजोफ्रेनिया में देखा हुआ है, जहाँ पर पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि कोई तो उसको हार्म करने की या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब पैसिविटी फीलिंग जो होती है, ये वो फीलिंग है जिसमें पेशेंट जो है उसको ऐसा लगता है कि वो खुद के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या उसका कोई कंट्रोल नहीं है खुद के एक्शन पर। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, और थॉट इंसर्शन का मतलब है कि कोई और उसके थॉट जो है उसके अंदर अपने थॉट्स डाल रहा है। तो ये सारे ही आपके एक तरह से सिम्टम्स है आपके सिजोफ्रेनिया के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूरोलॉगिज्म इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो इसमें न्यूरोलॉगिज्म इस वर्ड का मतलब पूछा गया है। आपके ऑप्शन है रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस, वर्ड सैलाड, पैरानॉइड डिल्यूशन, या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स। और आंसर है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स। न्यू का मतलब होता है न्यू। तो न्यूलोगिज्म जो है ये वो मतलब बनता है कि इसमें जो है न्यू वर्ड्स जो है वो बनाए जाते हैं। रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस जो है उसको हम बोलते हैं इकोलालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। सो डिल्यूजन ये किस चीज का डिसऑर्डर है? आपके ऑप्शन है परसेप्शन, बिहेवियर, थॉट, या फिर मेमोरी। बहुत ही आसान सवाल है और शायद आपको पता भी होगा। सो डिल्यूजन जो है वो है आपका थॉट डिसऑर्डर। सो इसमें जो है हमारे जो थॉट या विचार है उसमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है हम उसको डिल्यूजन कहते हैं। अब इसमें आपको पता है कि बहुत टाइप के डिल्यूजन होते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ जेलसी।
तो ये सारे जो है ये सारे ही थॉट के वजह से या विचारों के वजह से जो डिल्यूशंस है वो होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरट लाइक रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स इज कॉल्ड एज। सो तोते की तरह अगर कोई रिपीट कर रहा है आपके वर्ड्स को तो उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नियोलॉगिज्म, एनमेशमेंट, इकोप्रेक्सिया या फिर इकोलालिया। आई गेस इसका आंसर अब तक आपको पता चल गया होगा। आंसर है इकोलालिया। तो इस टर्म को या पैरट लाइक रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं इकोलालिया। अब उसी के साथ साथ जो है इकोप्रेक्सिया जो होता है उसमें पेशेंट जो है आपके जो भी मूवमेंट है या जेस्चर्स है उसको जो है वो कॉपी करने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। फिर आते हैं एनमेशमेंट की तरफ, जिसमें जो है पेशेंट जो है उसकी एक अपने भी जो जितने भी रिलेशन है उसकी जो बाउंड्री है उसमें ब्लरिंग होती है, यानी कि उनको ये नहीं पता होता है कि उसका लिमिट क्या है, उसके जो भी रिलेशन है उसमें क्या पाबंदियां है या मर्यादा क्या है, तो उसको हम बोलते हैं एनमेशमेंट। और इसी के कारण जो है वो पेशेंट जो है अनहेल्दी रिलेशनशिप में चला जाता है। नियोलॉगिज्म का मतलब होता है नए वर्ड्स तैयार करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient keeps staring at one point for a long time and remains mute. This behavior is called as। तो एक पेशेंट है जो एक ही जगह पर स्टेयर किए जा रहा है बहुत टाइम से, और पेशेंट जो है वो चुपचाप है, मतलब वो कुछ बोल भी नहीं रहा, तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं म्यूटिज्म, स्टूपर, नेगेटिविज्म या फिर कैटलेप्सी। और आंसर है स्टूपर। सो इस कंडीशन को जो है हम बोलते हैं स्ट्यूपर, जहां पर पेशेंट जो है कोई मूवमेंट नहीं करेगा और बस एक जगह पर घूरता रहेगा। फिर आते हैं म्यूटिज्म। म्यूटिज्म में जो है पेशेंट जो है वो एक जगह पर रहेगा, एक जगह पर देखता तो नहीं रहेगा बट पेशेंट जो है वो बात ही नहीं करेगा, तो बात न करने को हम म्यूटिज्म कहते हैं या म्यूट कहते हैं। फिर आते हैं नेगेटिविज्म, जिसमें जो है पेशेंट को एक टेंडेंसी रहेगी कि वो हर चीज के लिए सिर्फ ना बोलता रहे या हर चीज को रेजिस्ट करता रहे, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिविज्म। कैटेलेप्सी जो है इसमें पेशेंट रिजिड हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी सा क्वेश्चन है। False sensory perception with no basis in reality is known as। So perception का डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो है वो कुछ परसीव करता है कि ये कुछ है करके, बट उसका कोई भी रियलिटी में या वास्तविकता में कोई भी रियल बेसिस नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है थॉट इंसर्शन, हेलुसिनेशन, इल्यूशन या फिर डिल्यूशन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, तो ये किसका डेफिनेशन है? आंसर है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन एकमात्र ऐसा टर्म है जिसमें कोई वास्तविकता नहीं होती या जिसमें कोई रियलिटी नहीं होती है। अब इल्यूशन जो है इसमें भी भ्रम होता है पेशेंट को, बस उसमें रियलिटी में कुछ होता है, जैसे अगर कोई किसी तरह से रोप दिखाई दिया या रस्सी दिखाई दी तो वो पेशेंट जो है परसीव करता है कि ये सांप है, तो उसमें हमारी एक रियलिटी या एक बेसिस तो है, वास्तविक कोई चीज है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, बट हेलुसिनेशन में कोई भी रियलिटी में या वास्तविकता में कोई चीज नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकथीसिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एकथीसिया का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शंस है जर्की मूवमेंट्स, इनर रेस्टलेसनेस एंड अर्ज टू मूव, कंटिन्यूअस हैंड वॉशिंग या फिर इनएबिलिटी टू स्पीक।
आंसर है इनर रेस्टलेसनेस एंड अर्ज टू मूव। तो एकथीसिया का मतलब होता है जहाँ पर पेशेंट जो है उनको बहुत ज्यादा हिलते जुलते हैं या बहुत फिजिटी नेचर के होते हैं, उनको हमेशा ये ऐसे लगता रहता है कि उनको मूव होना है या उनको कहीं एटलीस्ट उनको थोड़ा सा हिलना जरूरी हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एकथीसिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A client says my brain is being controlled by aliens. What is this symptom? तो एक पेशेंट है जो बोल रहा है कि उनका जो ब्रेन है वो कोई एलियन कंट्रोल करता है। तो आपके ऑप्शंस है इल्यूजन, डीपर्सनलाइजेशन, न्यूरोलॉगिज्म या फिर डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और आंसर है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो इस टर्म को या इस पूरे एक्सपीरियंस को हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब इसमें बेसिकली पेशेंट को ऐसे लगने लगता है कि कोई उसकी जो फीलिंग्स है, उसके थॉट्स है या उनके जो भी उनको जो भी एक्सप्रेस करना है वो सब जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें कोई एलियन भी हो सकता है, इसमें गॉड हो सकता है, इसमें कोई और इंसान हो सकता है, पर इसमें ये बिलीव रहता है कि कंट्रोल जो है खुद का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉट ब्लॉकिंग इज, तो थॉट ब्लॉकिंग जो है वो क्या होता है? आपके ऑप्शंस है इनएबिलिटी टू कंप्लीट अ सेंटेंस, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, रैपिड स्पीच या फिर फ्लाइट ऑफ आइडियाज। और आंसर है इनएबिलिटी टू कंप्लीट अ सेंटेंस। तो थॉट ब्लॉकिंग जो है उसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें आपके थॉट जो है वो बीच में ही चले जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। अब थॉट न होने के वजह से जो है पेशेंट जो है अचानक से इंटरप्ट हो जाता है, जिस वजह से वो अपना जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसी वजह से हम थॉट ब्लॉकिंग को इनएबिलिटी टू कंप्लीट अ सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient with symptoms of paralysis without any known cause looks calm with no symptoms of distress about the physical symptoms. This is referred to as, एक पेशेंट है जिनको पैरालिसिस के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं बट जिसमें कोई कॉज नहीं नजर आ रहा है। पेशेंट को पैरालिसिस के सिम्टम होने के बावजूद भी पेशेंट बहुत ही शांत है और उसमें कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं नजर आ रहे कि पेशेंट किसी तरह से परेशान हो चुका है। तो इस पूरे टर्म को क्या रिफर करते हैं या इसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है ओमेगा साइन, लाबेले इंडिफरेंस, डिमेंशिया प्रिकॉक्स या कैटेटोनिया। तो इसको हम बोलते हैं लाबेले इंडिफरेंस। सो लाबेले इंडिफरेंस, इसमें जो है पेशेंट इवन दो उसके पास बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स है बट फिर भी पेशेंट जो है वो परेशान नहीं होता या बहुत ही कामली उस सिचुएशन में रहता है। अब जिसको भी कोई बीमारी हो गई हो वो नॉर्मली थोड़ा बहुत तो परेशान हो ही जाता है, बट इसमें पेशेंट को कोई परेशानी के सिम्टम नहीं नजर आते हैं जबकि उसमें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मली कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है उसका साइन एंड सिम्टम है और इसको हम बोलते हैं लाबेले इंडिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकोप्रेक्सिया मीन्स, तो इकोप्रेक्सिया क्या होता है ये पूछा गया है। ये ऑलरेडी हमने वैसे किया है बट जस्ट याद रखने के लिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इकोप्रेक्सिया के ऑप्शंस है रिपीटिंग मीनिंगलेस साउंड्स, रिपीटिंग वंस ओन वर्ड्स, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स या मिमिकिंग अदर्स जेस्चर्स।
आप चाहो तो क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं। सो आंसर है मिमिकिंग अदर्स गेस्चर्स। तो ये जो है इकोप्रेक्सिया, इसमें हम पेशेंट या जो पेशेंट है वो किसी भी दूसरे इंसान के जो भी वो बिहेवियर है वो मिमिक करता है या उसी तरह से बिहेव करने लगता है, या वो जो भी कर रहे हैं उसको कॉपी करने लगता है। अब एक रिपीटिंग मीनिंगलेस साउंड जो है उसका मतलब होता है इकोलालिया। इकोलालिया और इकोप्रेक्सिया में जो कंफ्यूजन रहेगा उसको हमेशा ध्यान में रखना। फिर रिपीटिंग वंस ओन वर्ड, अपने ही खुद के जो वर्ड्स है बार बार रिपीट करना, उसको हम बोलते हैं पालीलेलिया। तो इकोलेलिया में दूसरों के वर्ड्स रिपीट होते हैं, पैलीलेलिया में खुद के वर्ड्स जो है वो रिपीट होते हैं। और लास्ट है आपका क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं न्यूलोगिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person who believes the TV is sending secret messages to him is likely experiencing। तो एक पेशेंट है जो ये सोच रहा है कि उसको टीवी जो है एक सीक्रेट मैसेज भेज रही है, तो इस एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है निहिलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस या हेलुसिनेशन। आंसर है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो ये जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को लगता है कि जो भी हो रहा है या जो भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसका जिक्र है, या वो उसी के बारे में चल रहा है। तो उसका जो भी, जैसे टीवी चल रही हो उसमें कोई एपिसोड चल रहा है तो उसे लगेगा कि वो उसके बारे में है, या फिर न्यूज़पेपर में जो एड है वो उसके रिलेटेड है, या उसके पूरे लाइफ हिस्ट्री के आधार पर है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या वो है ही नहीं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में पेशेंट को ये लगता है कि वो बहुत एकदम बहुत ग्रैंड है या बहुत वीआईपी है। हेलुसिनेशन जो है वो एक भ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द, गस्टेटरी हेलुसिनेशन किस चीज को अफेक्ट करता है? आपके ऑप्शंस है टेस्ट बर्ड्स, ईयर्स, स्किन या फिर नोज। आंसर है टेस्ट बर्ड। सो गस्टेशन या गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट या टंग। तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन जो है वो टेस्ट बर्ड को ही अफेक्ट करेगा। ईयर्स को हमारे जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट करते हैं। फिर स्किन के लिए जो हेलुसिनेशंस होते हैं उसको हम टेक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं। और नोज के लिए जो है वो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्किज़ोफ्रेनिया क्लैंग एसोसिएशन मीन्स। सो स्किज़ोफ्रेनिया में क्लैंग एसोसिएशन का क्या मतलब बनता है? आपके ऑप्शंस है मेकिंग अप स्टोरीज, रिपीटिंग द सेम फ्रेज, यूजिंग न्यूली इन्वेंटेड वर्ड्स या फिर यूजिंग राइमिंग वर्ड्स विदाउट मीनिंग। और आंसर है, इसका मतलब होता है यूजिंग राइमिंग वर्ड्स विदाउट मीनिंग। तो क्लैंग एसोसिएशन में बहुत सारे वर्ड्स जो है वो एक साथ यूज किए जाते हैं जिसका राइम भी होगा, यानी जैसे रेट मैट पैट। तो वो जो है वो कंटिन्यूस वैसे वर्ड्स यूज करेंगे और पूरे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो उसी को हम बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। अब मेकिंग अप ऑफ स्टोरीज जो है उसको हम बोलते हैं मिथोमेनिया, या जिसको हम पैथोलॉजिकल लाई भी बोलते हैं। रिपीटिंग सेम फ्रेज जो होता है उसको हम बोलते हैं इकोलालिया। और फिर न्यूली इन्वेंटेड वर्ड्स जो है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शंस है वंस थॉट्स आर बीन इंसर्टेड, वंस थॉट्स कैन बी हर्ड बाय अदर्स, वन कैन हियर थॉट्स ऑफ अदर्स,
या वंस थॉट्स आर बीन रिमूव्ड। आंसर है वंस थॉट्स कैन बी हर्ड बाय अदर्स। तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसमें पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि उसके जो भी थॉट्स है वो हर कोई सुन सकता है, या वो जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, यानी टीवी, न्यूज़पेपर या फिर रेडियो पर जो है उसके थॉट्स जो है अपने आप सबको सुनाई देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अब इसमें थॉट जो है इंसर्ट जो करते हैं, यानी कि अंदर कोई और आपके थॉट जो है अंदर डाला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थॉट इंसर्शन। अगर पेशेंट जो है खुद के वर्ड्स जो है या कोई थॉट जो है दूसरों के थॉट सुन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और अगर उसको लगता है कि उसके थॉट जो है वो निकाले जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं थॉट विड्रॉवल। आई होप अब तक ये आपके वर्ड्स जो है या टर्म्स जो है वो आपको बाय हार्ट हो चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फियर ऑफ पब्लिक स्पेस और क्राउड इज। तो पब्लिक स्पेस जो होता है या भीड़ भाड़ की जगह जो होती है, उससे डर लगना, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है एल्गोफोबिया, एगेरोफोबिया, एक्रोफोबिया या फिर एरोफोबिया। आंसर है अगैरोफोबिया। तो अगैरोफोबिया जो है इसमें पेशेंट को जो है फियर ऑफ पब्लिक स्पेस होगा, यानी कि कहीं भी पब्लिक स्पेस में जैसे रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर, भीड़ भाड़ वाली जगहों में पेशेंट नहीं जा पाएगा। एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन। फिर एक्रोफोबिया जो होता है इसमें पेशेंट को जो है हाइट से डर लगता है। फिर आते हैं एरोफोबिया। एरोफोबिया जो है उसमें होता है पेशेंट को फियर ऑफ लाइट। तो ये अलग अलग टाइप के फोबियाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is very affectionate towards one of the staff in the ward. The client is manifesting. तो एक पेशेंट है जो एक ही पेशेंट या एक ही स्टाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो वो पेशेंट जो है वो कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है? आपके ऑप्शंस है एम्पथी, रेजिस्टेंस, ट्रांसफरेंस या काउंटर ट्रांसफरेंस। और आंसर है ट्रांसफरेंस। सो इसमें जो देखने को मिल रहा है वो है आपका ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस जो है इसमें पेशेंट जो है बहुत ही एक ही इंसान के लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इस इंसान में और पहले वाले किसी इंसान में बहुत ही सिमिलर फीचर्स है। यानी कि जैसे अगर किसी को एक स्टाफ नर्स अपने माँ की तरह दिखती है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या उसके लिए उस तरह से भावनाएं तैयार करता है। उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस जो है इसमें क्या होता है कि एक थेरेपिस्ट जो है वो अपने पेशेंट को एक फीलिंग तैयार करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सो कॉन्शियसनेस जो है अगर उसमें धुंधलापन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है हिस्टीरिया, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया या फिर डेलीरिया। आंसर है डेलीरियम। सो इसमें जो है अगर आपका कॉन्शियसनेस जो है, यानी कि जो आपका अवेकनेस होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम डेलीरियम कहते हैं, यानी कि डिसोरिएंटेड जैसे फील होना। ये याद रखना कि डिमेंशिया आपके मेमोरी से रिलेटेड वर्ड है।
हिस्टेरिया का मतलब होता है किसी भी चीज में जो है बहुत ज्यादा भावुक हो जाना या ओवर रिएक्ट कर देना। फिर सिजोफ्रेनिया जो है ये आपका एक पूरा बिहेवियरल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A form of speech in which the client tends to wander away from the intended point and never returning to the original idea is called। तो इसमें जो पेशेंट है वो इस तरह से बोलता है जहां पर पेशेंट जो है पॉइंट से बहुत पहले ही बाहर निकल चुका है और वो कभी भी वापस ओरिजिनल आइडिया या ओरिजिनल पॉइंट पर आता ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है वर्बिकरेशन, थॉट इंसर्शन, टेंजेंशियलिटी या फिर थॉट ब्लॉक। और आंसर है टेंजेंशियलिटी। तो इस पूरे टर्म को जहाँ पर पेशेंट जो है वो वापस पॉइंट पर नहीं आता है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियलिटी। अब वर्बिकरेशन जो है इसमें पेशेंट जो है कंपल्सिव और रिपीटेटिव स्पीच जो है वो करता है जहाँ पर वर्ड्स या फ्रेजेस जो है वो रिपीट होते रहते हैं बट उनका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आते हैं थॉट इंसर्शन जिसका मतलब होता है कि कोई और अपने थॉट जो है आपके थॉट में डाल देता है। और थॉट ब्लॉक जिसमें बोलते बोलते जो है अचानक से थॉट रुक जाता है, उस वजह से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन इज टर्म्ड एज। तो एक पेशेंट है जो अपने फीलिंग्स जो है अपने इमोशंस जो है अच्छे से आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता या एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है मैजिकल थिंकिंग, एनहीडोनिया, यूफोरिया या फिर एलेक्स्थाइमिया। आंसर है एलेक्सीथाइमिया। तो इस टर्म को जहां पर पेशेंट अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अब अच्छे से अपनी फीलिंग समझ नहीं पाता, उसको हम बोलते हैं एलेक्सीथाइमिया। अब मैजिकल थिंकिंग जो है उसमें जो है पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि जो भी हो रहा है वो उसी के वजह से हो रहा है। तो अगर किसी के पैर कट जाते हैं तो वो उसके वजह से होता है, अगर किसी की फैमिली में डेथ हो रही है तो उसके वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। फिर आते हैं आपके एनिडोनिया जिसमें पेशेंट जो है पहले वाली जो भी उसके ऐसे एक्टिविटीज थी जिसमें उसको मजा आता था, अब उसे उसमें मजा नहीं आएगा। यूफोरिया का मतलब होता है इंटेंस फीलिंग ऑफ वेलबींग या हैप्पीनेस। तो इसमें पेशेंट जो है बहुत ही खुश रहेगा या बहुत ही ज्यादा उसे अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sudden voluntary repetitive movements of voluntary muscle in children is termed as। so इसमें जो है voluntary repetitive movement होंगे सारे voluntary muscles की, और ये ज्यादातर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है पाइका, टिक सिंड्रोम, इकोलालिया या फिर इकोप्रेक्सिया। आई थिंक अब तक आपको आंसर जो है आपने गैस कर लिया होगा। आंसर है टिक सिंड्रोम। तो टिक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट जो है वॉलेंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट करता रहता है, वो भी उसके मसल्स जो है वो सारे वॉलेंटरी मसल्स जो है ये मूवमेंट करने में मदद करते हैं। फिर आते हैं पाइका। पाइका का मतलब होता है क्रेविंग फॉर इनएडिबल सब्सटेंसेस, यानी जो खाई नहीं जाती जैसे आपके चौक मिट्टी, तो इसकी क्रेविंग आना इसको हम बोलते हैं पाइका। और ये हम अनीमिया पेशेंट या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस, इस फीलिंग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है यूफोरिया, यूथनेसिया, नेगेटिविज्म या फिर कन्फेबुलेशन। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट वाले स्लाइड में आंसर दिया हुआ है।
और आंसर है आपका यूफोरिया। तो यूफोरिया जो है इसका मतलब होता है बहुत ही एक्साइट होना या फिर हैप्पी होना। फिर आते हैं यूथनेसिया, जिसको हम बोलते हैं मर्सी किलिंग या फिर इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट जो है वो खुद से अपने लिए डेथ मांगता है। फिर आते हैं नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म मतलब पेशेंट को ना बोलने की टेंडेंसी रहेगी, यानी हर चीज के लिए वो मना करेगा। कन्फेबुलेशन का मतलब होता है फिलिंग मेमोरी गैप्स विथ ओन स्टोरीज, यानी जहां पर भी उसको कुछ याद नहीं आ रहा वहां पर वो खुद से अपनी स्टोरीज तैयार कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्फेबुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A schizophrenia patient states, you are wearing pretty red dress. Tomatoes are red. Vegetables are grown on farm. Farm have cows. तो एक पेशेंट है जो कि ये सारे वर्ड्स बोल रहा है। अब ये जो जिस तरह से बोल रहा है उस टर्म को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है इकोप्रेक्सिया, नियोलॉगिज्म, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन या फिर एपैथी। आंसर है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो है जिस तरह से बोल रहा है पेशेंट, उसमें सेंटेंसेस तो है बट उसका कोई एक दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं है, एक दूसरे से उसका कोई नाता नहीं है। तो जो पेशेंट बोल रहा है कि पेशेंट यू आर वेयरिंग प्रिटी रेड ड्रेस, तो रेड से ही उसको टमाटो याद आ गया है और उस वजह से उसने टमाटो के बारे में भी बोल दिया है। बट ना ही उस रेड ड्रेस का उस टमाटो से कोई लेना देना है, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं loosening of association. Next question. When a patient feels both positive and negative towards the same object, it is known as। तो एक ऐसी चीज जिसमें पेशेंट जो है उसको पॉजिटिव भी लग रहा है और नेगेटिव भी लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है ऑप्टिमिज्म, एम्बिवेलेंस, डिस्टोनिया या फिर ऑरा। और आंसर है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस यानी किसी भी चीज या व्यक्ति के तरफ जो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग होगी। तो इसमें आप तय नहीं कर पाओगे कि आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो या फिर आप उस पेशेंट के बारे में बुरा सोचते हो या उस चीज के बारे में बुरा सोचते हो। तो उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंस। फिर ऑप्टिमिज्म होता है फीलिंग ऑफ पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के लिए पॉजिटिव सोचना। डिस्टोनिया का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑरा का मतलब होता है एटमोस्फियर या वाइब। नेक्स्ट क्वेश्चन। A psychiatric disorder in which patient shows inadequate response to those experiences that may cause pleasure or pain is termed as। So एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट जो है सही से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जो भी हो, चाहे वो अच्छी बात हो या पेनफुल चीज हो, तब भी पेशेंट जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा, उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है फियर, एंजाइटी, एपैथी या फिर एम्बिवेलेंस। आंसर है एपैथी। तो इसमें जो है पेशेंट जो है उसको लगने लगता है कि वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, चाहे वो पेनफुल एक्टिविटी हो या प्लेजरफुल एक्टिविटी हो। तो इसी के लिए, क्योंकि एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो इसी वजह से एपैथी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सडन अटैक ऑफ स्लीप विद सडन लॉस ऑफ मसल टोन एंड हेलुसिनेशन। तो एक पेशेंट है जिसको अचानक से नींद आ जाती है, उसमें मसल टोन चला जाता है और हेलुसिनेशन भी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है सोमनोएम्बुलिज्म, नार्कोलेप्सी, सुडो डिमेंशिया या फिर सुडो पार्किंसनिज्म।
आंसर है नार्कोलेप्सी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नार्कोलेप्सी, जहाँ पर पेशेंट को अचानक से नींद आ जाएगी, कभी भी सो जाएगा, और उसमें जो है अचानक से मसल टोन भी चला जाता है, तो एकदम पेशेंट गिर भी सकता है। सोमनोएम्बुलिज्म का मतलब होता है स्लीप वॉकिंग, यानी पेशेंट जो है नींद में चलने लग जाता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।